सम्मानित मंच एवं सामने बैठे सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, जो आज का विषय है निजीकरण से प्रभावित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली। आप समझते हैं कि किसी भी घटना का कोई न कोई कारण होता है, तब वो घटना घटती है और उसका कारण हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये विषय में जो उल्लेखित है, इसका कारण क्या है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिस पे हमारे एक्सपर्ट्स लोग जो है आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी जब इस देश में हम मूल निवासी ही राज करते थे, वास करते थे, तब यहाँ की धन संपदा पर हमारा पूरा पूरा अधिकार था। और आज की स्थिति ये है कि 80-90% सभी उसमें पूरी धन संपदा हमारे दुश्मनों के हाथ में है। बीच का कुछ समय ऐसा रहा जिसमें हमको ऐसा पंगु बना दिया गया कि हम अपनी धन संपदा की ओर सोच भी नहीं सकते थे, समझते भी नहीं थे कि हमारी धन संपदा कोई है कि नहीं है। हम अपना ईमान सिर्फ गुलामी में जीने को ही मानते थे। यह स्थिति निर्मित हो गई थी। किंतु समय करवट लेता है और समय ने करवट ली जब फुले और हमारे और महापुरुष और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और हमने वो चीज़ें पढ़ी, लिखी और सीखी, तब समझ में आया कि मेन समस्या, मुख्य समस्या जो है, उस पर हमको किस तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है या हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है। एक नारा हम अपने उसमें लगाते हैं कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सोचिए, क्या हम सबको इज्जत है? सोचिए, क्या हम सबको रोटी मिल रही है? खा रहे हैं वो अलग बात है, मगर जिस तरह से सम्मान की रोटी मिलना चाहिए वो रोटी हम नहीं खा पा रहे हैं। आज के विषय का मेन कारण यही है कि निजीकरण से प्रभावित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वो हमसे दूर कर दिया गया है। किस तरह से, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। आप कभी सोचिए, खाना खाने बैठे हैं और आपका घरेलू पालतू कुत्ता आके बैठ गया है सामने, और आप अपनी थाली में से एक टुकड़ा उस कुत्ते को डाल दीजिए। फिर कोशिश करिए कि कुत्ता, वो रोटी जो आपने डाली है कुत्ते को, क्या आप वापस ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? अगर आपने लेने की कोशिश की तो आपके ऊपर घुर्राएगा, आंखें तरे रहेगा, और मौका लगेगा तो वो, अगर आपने जबरदस्ती की तो काट भी लेगा। हमारे सामने यही स्थिति निर्मित हो गई है। हमें ये पता चल गया है कि ये धन संपदा, ये रोटी हमने जो डाली है, ये हमारी रोटी है और वो हमें वापस चाहिए। और उसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास उस कुत्ते की तरह, जो सामने वाला कुत्ता है उसको उसी तरह से अपने हाव भाव प्रकट करता है। जब भी हम कोशिश करते हैं पढ़ने लिखने की, अच्छी तरह से रहने की, अच्छे कपड़े पहनने की, तब क्या होता है कि हमारे सामने वाला, हमारा दुश्मन कोई न कोई ऐसी अड़ंगे डाल देता है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी धन संपदा, हमारे देश की जो धन संपदा है, वो हमारे मूल निवासियों की धन संपदा है। वो हमें चाहिए और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो इसमें हम जो प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं आपके सामने। देश के हर नागरिक के जीवन से जुड़ी मूलभूत जरूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि, जब उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी तभी वह राष्ट्र के लिए पूर्ण मनोयोग और उत्साह के साथ कार्य करेगा। भारत में अब तक की सरकारों के द्वारा राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सार्वजनिक संस्थाओं का तथा शिक्षा,
स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बेदर्दी के साथ निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। यह देश की अस्मिता के लिए घातक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली चरम सीमा पर है। निजीकरण के खिलाफ सरकार के छुपे मंसूबों को बेनकाब करने और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतना विकसित करने के उद्देश्य से यह विषय चर्चा के लिए रखा गया है। तो इस विषय पर हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे और उसका ध्येय कुल वही है कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी है। हमें इज्जत चाहिए और रोटी चाहिए, हमारी धन संपदा है वो हमें चाहिए। साथियों, जय भीम, जय मूल्यवासी। अभी केपी जाटव सर जी ने संक्षिप्त में अपना बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। धन्यवाद मूल निवासी केपी जाटव सर जी। अब वक्ता के रूप में हम मध्य प्रदेश से आए हुए प्रतिष्ठित और मूल निवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले रामेश्वर सिंह ठाकुर जी को बुलाते हैं। जय भीम। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय मंच, उपस्थित हमारे सभी मूल निवासी कार्यकर्ता सदस्यगण, आज के इस अधिवेशन में जो विषय रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समस्या और समाधान, निजीकरण से प्रभावित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ज्वलंत मुद्दा है और इससे डायरेक्ट हमारा मूल निवासी वर्ग इफेक्टेड है, इससे प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के निजीकरण से, व्यवसायीकरण से। इसको समझने के पूर्व हमको हमारे संविधान को समझना आवश्यक है, जहाँ की हमारे संविधान की प्रस्तावना है सोशल जस्टिस, जो कॉन्सेप्ट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक इतना बड़ा विषय है कि इसमें पूरा संविधान ही समाहित है और सामाजिक न्याय को साकार करने के लिए बाबा साहेब ने संविधान के भाग 3 में हमको मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं। मूलभूत अधिकारों में से जो अनुच्छेद 19 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हमको स्वतंत्रता देता है विभिन्न प्रकार की। और आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता के लिए नागरिक ही नहीं, संपूर्ण व्यक्तियों के लिए प्राप्त है। और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, अमेंडमेंट हुआ है संविधान में, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूलभूत अधिकार। मैं आपको 2003 में ले जाना चाहूँगा और चूंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि 94-95 तक कुछ ठीक ठाक शिक्षा व्यवस्था रही। इसके बाद जो शिक्षा का ग्राफ डाउन हुआ है तो डाउन ही होता चला है और आजकल तो शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसाय बना लिया गया है कि बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल करके आप फीस जमा करिए और डिग्री खरीद के ले जाइए। जो डिग्री आपके पास है वो एलिजिबिलिटी आप में है या नहीं, इससे उनको कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ उसका एक व्यवसाय कर रहे हैं। और जब आर्टिकल 21 हमारे संविधान में इंसर्ट हुआ
और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आहूत किया कि आप अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है, जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उन पैरामीटरों पर आपका स्टेट क्या शिक्षा दे रहा है। जब स्टेटों को सुना गया तो मध्य प्रदेश का मैं वाक्य आपको बताता हूं, 2002 की बात है। जब शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने वहां खड़े होकर कहा कि जो नॉर्म्स तय किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना एस्टेब्लिशमेंट है, ना हमारे पास एम्प्लॉय है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम इन नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसकी कंप्लायंस कर सकें। अल्टरनेटिव व्यवस्था दी गई कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्राइवेट सेक्टर में लोगों को मान्यता देना चालू किया है और इसको मॉनिटर करने की जिम्मेवारी सरकार की है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो प्रिस्क्राइब फीस है वो प्रिस्क्राइब फीस ली जाए, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई जाए। लेकिन कुछ समय ये चला, बाद में ये हुआ कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि शिक्षा का जो शिक्षा को संचालित करने वाली संस्थाएं हैं ये उनका बिजनेस है। यानी आर्टिकल 19(1) में जो बिजनेस करने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है अकॉर्डिंग लॉ, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि जो संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं चला रहे हैं, ये प्रोफेशन नहीं है, ये बिजनेस है। और जब बिजनेस वाली बात आती है तो प्रॉफिट और लॉस वाली बात आती है, वहाँ सोशल सर्विस वाली बात नहीं आती। उसके बाद में जो शिक्षा में फीसों की वृद्धि हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, कंप्यूटर के नाम पर तमाम इस प्रकार की फीसें पेरेंट्सों से वसूली गई। अभी आप लोगों ने केस पढ़ा होगा जबलपुर का, हाई कोर्ट का, कि कलेक्टर ने सुमोटो संज्ञान लिया और जितने शैक्षणिक संस्थान हैं जो उसके जिम्मेवार प्राधिकारी थे उन सबके खिलाफ एफआईआर की गई और जो अवैधानिक रूप से उन्होंने फीस वसूली पेरेंट्स से, वो फीस वसूली करने का भी आदेश दिया गया और उन सभी को जेल में भेज दिया गया। जमानत उन्होंने सबमिट की तो कोर्ट ने भी उस पर कंडीशन लगा दी कि आप इतना पैसा आपकी संस्था पर आउटस्टैंडिंग है जो आपने अवैधानिक रूप से पेरेंट्स से वसूली की है, वो आप पैसा जमा करिए तभी आपको बेल ग्रांट की जाएगी। इस व्यवस्था से प्रभावित कौन हुआ? हमारा मूल निवासी। आज हमारे एससी का बच्चा, एसटी का, ओबीसी का, गरीब मजदूर तो इसी वर्ग के हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ वो व्यवस्थाएं उन्होंने टोटल समाप्त कर दी और आप देखेंगे कई शहरों में किसी मंत्री का स्कूल है, किसी विधायक का है, किसी सांसद का है और उस स्कूल को अधिक स्ट्रेंथ देने के लिए प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद कर दिया, डेलिब्रेटली जानबूझ के बर्बाद कर दिया गया ताकि उनकी प्राइवेट संस्था राइज करे और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करके उनसे पैसे वसूल करे। और यही पूरे मध्य प्रदेश में, क्या मैं तो अन्य राज्यों में भी यही स्थिति देखता हूँ। आज जो शिक्षा की दुर्दशा इन लोगों ने करके रखी हुई है उससे हमारा जो बहुसंख्यक समाज 88-87% है बिल्कुल डायरेक्ट प्रभावित है। हर पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं है कि महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला देकर के वहाँ शिक्षा दिला सके। और जो बच्चे पढ़ लिख भी जाते हैं, कोई हमारे वर्ग के जॉब में आए, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा भी दिया और वहाँ से वो पास आउट होके आते हैं और जब रोजगार की बात आती है तो इस स्तर पे भी उनसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जातिगत भेदभाव किया जाता है। ये बात मैं इसके पूर्व भी एग्जाम्पल के सहित आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC के लिए है,
50% रिजर्वेशन इन्होंने सवर्णों के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया है पूरे देश में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सेंटर की कोई भी भर्ती एजेंसी हो। जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है उसमें अनारक्षित पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी के मेरिटोरियस बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया जाता। यूपीएससी में अभी 2 साल से सिस्टम चालू कर दिया है लोगों ने। अभी आरबीआई की भर्ती निकली थी, उसमें ये सिस्टम चालू कर दिया है। यानी हमारे इतने बड़े वर्ग को सिर्फ एक निश्चित रिजर्वेशन तक इन्होंने संकुचित कर दिया है, और जिसकी आबादी 11 या 12% है उनको 50% अघोषित रूप से रिवर्स रिजर्वेशन लागू कर दिया है। यदि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके 100 में से 88 नंबर भी ला रहा है तो उसको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस प्रकार की रिक्रूटमेंट हुआ था 1255 पदों में, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ 88 नंबर थी और सामान्य वर्ग की 73 नंबर थी। और इसको लेकर के जो समान मानसिकता के जज बैठे हैं उसको उन्होंने अपहेल्ड भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाके उस जजमेंट को डिस्टिंग्विश किया गया एक दूसरे जजमेंट में कि ये जो फार्मूला अडॉप्ट किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे रिफॉर्म करें, कैसे सुधारें, ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम 85 और 87% हैं। मध्य प्रदेश में 88.2% आबादी है एससी, एसटी, ओबीसी की। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। सरकार हम हैं, सरकार में हमारे प्रतिनिधि हैं, हम ये जिम्मेवारी सरकार पर नहीं छोड़ सकते। ये जिम्मेवारी हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगी। हर स्तर पर हमें इसका विरोध करना पड़ेगा और शिक्षा को एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर बना करके जो शैक्षणिक संस्थान है, अभी देखा मध्य प्रदेश में लगभग 800 से 900 स्कूल बंद कर दिए गए। उनका तर्क यह है कि बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। जो पूर्व से एग्जिस्टेंस संस्थाएं हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। यानी कि शिक्षा को 100% पूरा व्यवसायीकरण करके और हमारा जो वर्ग है इसको शिक्षा से वंचित करने का इस षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे हमको सतर्क रहना है, इसको हमको विरोध करना है। और शिक्षा का निजीकरण रोकने के लिए हर संभव हमको प्रयास करना है, शासन स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर भी। और हमारे जो बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, यदि फीस उनसे अनाप शनाप वसूली जाती है तो उसमें भी हमको विजिलेंट रहना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हैं प्रत्येक कक्षा के लिए कि आप इतने से ज़्यादा फीस वसूल नहीं कर सकते। इसकी रेगुलेटिंग संस्था पूरे स्टेट में बनी हुई है, उसको भी हम कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं यदि एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित भी आप लोग देखेंगे कि जबलपुर में मेडिकल हॉस्पिटल है। अब तो मध्य प्रदेश के लगभग एक तय किया है कि हर जिले में मेडिकल हॉस्पिटल खोला जाएगा। जिला चिकित्सालय हर जिले में है और हर जिले में प्राइवेट भी चिकित्सालय हैं। लेकिन आप प्राइवेट की तुलना में आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति हम पाते हैं कि उनकी स्थिति बदतर है। इसका भी जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम स्वयं हैं। सरकार तो है, सरकार ने वहाँ एक स्टाफ तय करके रख दिया, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ सफाई भी नहीं हो रही और प्रॉपर इलाज भी नहीं हो रहा है। तो इसको भी मॉनिटर करने की जिम्मेवारी हमारी है। और वहीं जब हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सिर्फ 2 डॉक्टर है और 200 पलंग हैं, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। मनमानी उनसे रकम वसूली जाती है। एक मुद्दा मैंने अभी जबलपुर में हैंडल किया है कि एक पेशेंट मर गया, डेथ बॉडी का ब्रेन ऑपरेशन करके 2.5 लाख रुपए उनके परिवार वालों से वसूल लिए। ये जानकारी चली, जो हमारे वर्ग का टेक्नीशियन था उसने बात बताई कि सर वस्तुस्थिति ये है, जब उनके खिलाफ FIR की धमकी दी गई तो डॉक्टर साहब ने 2.5 के 3 लाख रुपए सामने वाले को वापस किए। इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हमारे लोगों का हो रहा है। और हमारे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं वहाँ भी स्थिति देखी जाती है कि या तो उनको पलंग नहीं मिलते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और जो डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप हमारी प्राइवेट क्लिनिक में आइए, वहाँ आपको हम देखेंगे।
जब आप वहाँ जाएंगे तो उनसे एक मोटी रकम ली जाएगी और जो उनसे टाई अप वाले क्लिनिक है प्राइवेट, वहाँ उनको एडमिट करके और 2-4 दिन यदि आप भर्ती हो गए तो 2-4 लाख रुपए का बिल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए भी हमको एक मूवमेंट की ज़रूरत है और अभी तमाम योजनाएं भी स्वास्थ्य के नाम पर चलाई गई हैं सरकारों द्वारा। उन योजनाओं के हम हितग्राही होते हुए भी यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जितना आपके इलाज में पैसा लगना है उतना तो वो जमा करवा लेते हैं और जो आपका आयुष्मान कार्ड वगैरह जो सुविधाएं दी गई हैं वो सरकार से वो अलग से वसूल कर लेते हैं। ये भी बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली चल रही है। इसमें भी हमको विजिलेंट होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा ही वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है और जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग कहीं भी प्रभावित इस व्यवस्था से नहीं है। हमारा मूल निवासी वर्ग है, 88-89% वर्ग है। इसका शिक्षा में, स्वास्थ्य में लेकर के और रोजगार में मैंने अभी थोड़ी आप लोगों को चर्चा की कि रोजगार देने के लिए, रोजगार से मतलब भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन, शासन और प्रशासन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। एससी और एसटी के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की या रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 1990 से मिलना चालू हुआ है और ये पूर्ण रूप से जो मिलना चालू हुआ है वो हुआ है 93 और 94 से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। इसके पूर्व ओबीसी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन इस देश में नहीं था। मंडल कमीशन रिपोर्ट आने के बाद 1990 में उसको लागू किया गया और 1990 से लागू करने के तत्काल बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई इंदिरा साहनी नाम से और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। 9 जजों की बेंच का फैसला आया 92 में और 92 के बाद प्रत्येक राज्य ने अपने अपने राज्य में एक्ट बनाया, कानून बनाया और ओबीसी को भारत सरकार ने तो 27% लागू कर दिया लेकिन राज्यों ने 27% लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है वहां सिर्फ 14% रिजर्वेशन दिया गया। इनका तर्क था कि एससी को 20% है, एससी को 16% और 20% एसटी को है, ये मिला के होता है 36%। सिर्फ 14% बचता है। 50% की सीमा के अंदर हमको रिजर्वेशन देना है, ऐसे इनका दिमाग में था। जबकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता ऐसा कोई कानून नहीं है। आरक्षण कितना भी हो सकता है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण की सीमा क्या होगी। ये तय करने का अधिकार सिर्फ संसद को और राज्य की विधानसभा को है कि किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है ताकि उसका उतना रिप्रेजेंटेशन शासन और प्रशासन में सुनिश्चित हो। लेकिन अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जब कंपटीशन एग्जाम में जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है और प्रत्येक पद के लिए 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पीएससी में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, इवन आजकल क्लर्किकल में भी आप अप्लाई करेंगे, पुलिस में भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी 3 चरण हैं। फिजिकल होगा, आपका रिटन होगा, फिर ओरल होगा। पीएससी में जाएंगे, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अब यही इनका मेन खेल है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि बदमाशी क्या हो रही है। प्री परीक्षा हुई, सपोज 100 पद हैं, 100 पद के लिए 10,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 हैं। 10,000 बच्चों में से 5,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं जिन्होंने 40 से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को। 5,000 बच्चों में से हमको 100 पदों के अगेंस्ट 5 गुना यानी 500 बच्चे सिलेक्ट करना है। किसके लिए? मेंस एग्जाम के लिए। 100 पद है, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 10,000 लोगों ने प्री में एग्जाम दिया है।
जिसमें से 5000 बच्चे क्वालिफाइड हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर्ड किए हैं। 100 पदों के अगेंस्ट 5 गुना हमको 500 बच्चे सेलेक्ट करना है मेंस एग्जाम के लिए, तो हमें 500 बच्चे छांटना है। 20% एसटी के 5 गुने, 16% एसटी के लिए, एससी के लिए रिजर्वेशन है उसके 5 गुने, यानी मोटा मोटा 500। अब यहां 50% जो पद हैं वो अनारक्षित हैं, सामान्य नहीं है, वो अनारक्षित है। 50% पदों पर हमें 50 के 500 गुना 5 गुना सिलेक्ट करना है, तो उसमें हम कौन से बच्चे सिलेक्ट करेंगे? मुख्य प्रश्न यहां मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। जो अनारक्षित पद हैं 50% या 40%, उन पदों पर सिर्फ मेरिटोरियस बच्चे, प्रतिभावान छात्र, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों या ओबीसी के हों, जिन्होंने कट ऑफ नंबर सपोज 100 में से 92 कट ऑफ रखी कि 92 यदि हम फिक्स करते हैं अनारक्षित पदों की, तो हमें 5 गुने बच्चे मिल जाएंगे। तो 92 नंबर लाने वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो अनारक्षित पदों में जाएगा। इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी के पद भरे जाएंगे। एक कानून है, एक संविधान की व्यवस्था है, इन 9 जजों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आरक्षण अधिनियम में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो एससी, एसटी का बच्चा अनारक्षित में गया है, वो आरक्षित पद के विरुद्ध काउंट नहीं होगा, वो अनारक्षित में ट्रीट होगा। उस सीट जो खाली हुई, कम नंबर वाला बच्चा अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होके और वो मेंस में अपीयर होगा। लेकिन ये लोग बेईमानी क्या कर रहे हैं कि जो अनारक्षित पद है उसमें सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं सामान्य वर्ग के बच्चे, जो सवर्ण बच्चे हैं उनको ही अनारक्षित वर्ग में वो 5 गुना सिलेक्ट कर रहे हैं। एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा अनारक्षित में सिलेक्ट नहीं कर रहे लोग। ये बहुत टेक्निकल चीज है, समझने की चीज है। अभी मध्य प्रदेश में सिविल जज की भर्ती हुई है, जिसमें एससी वर्ग के लिए केवल 3 क्वालिफाइड किए हैं और एसटी के लिए एक भी क्वालिफाइड नहीं किया, एक भी बच्चा क्वालिफाइड नहीं किया। और जो पद खाली है उसके लिए हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है कि हमें एससी, एसटी में क्वालिफाइड बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो इन पदों को सामान्य वर्ग से भरने की हमको परमिशन दी जाए। उस पत्र का हम लोगों ने विरोध किया है अभी। तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना है, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां हमको मॉनिटर करना है कि बच्चे के ज्यादा नंबर आने के बाद भी सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। और यदि ऐसा मामला आता है तो आप सीधी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपने संवैधानिक राइट की मांग कर सकते हैं आप। तो मैं समझता हूं कि जो 3 मुद्दे हमको दिए गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आप लोग इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सहमत होंगे। और खास करके जो रोजगार वाली बात है, ये बुनियाद है सारी चीज़ों की। आज हमारे बच्चों को हम पढ़ा लिखा के तैयार कर रहे हैं रोजगार के लिए। लेकिन अंत में मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम दुहाई देते हैं मंचों से, हमारे हाई कोर्ट में जज नहीं है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, तो जब हम अपने बच्चों को वकील नहीं बनाएंगे तो जज लाओगे कहाँ से आप लोग? तो ये तय करिए कि हमें अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाना है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कराएं, हाई कोर्ट में कराएं, सुप्रीम कोर्ट में कराएं, क्योंकि एक वकील बहुत बड़े समाज को जागरूक करने का काम कर सकता है अपने अधिकारों के प्रति। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि परिवार में कम से कम एक बच्चे को आप विधि क्षेत्र में जरूर लाएं, तभी हमारे राइट प्रोटेक्ट रह पाएंगे, तभी हम बाबा साहेब के सपनों को साकार कर पाएंगे। और चूँकि हमारे पास स्लिप भी आ चुकी है, समय हमारा समाप्त हो चुका है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मेहता जी को आमंत्रित करेंगे।
इस अध्यक्षता, थैंक यू सर। विषय के ऊपर निजीकरण से प्रभावित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली, इस विषय की अध्यक्षता कर रहे हैं इस संगठन के महामंत्री श्री हनीफ भाई हासलोत जी, और मंच पर विराजमान हमारे रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब, आदित्य प्रधान जी जिन्होंने प्रस्तावना की, केपी जाटव जी, संचालन कर रहे योगेश साहू जी, और हमारे पूरे देश से आए हुए हमारे मूल निवासी साथियों। विषय पर जो बात है कि इस समाज की बदहाली की बात है। जब विधिमंडल का गठन हुआ तब बाबा साहब ने ये बात कही थी अंग्रेजों से 1932 के अंदर कि हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें आपकी दया नहीं चाहिए। बाबा साहब ने इस बात को लिख के दिया था। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तब इन्होंने जो 67 अनुच्छेद है, ऐसे 395 है, मगर हमारे मूल निवासी समाज को जो इफेक्ट करते हैं वो 67 अनुच्छेद है। उसमें 24 जो अनुच्छेद है वो हमारे हक अधिकार के लिए बहुत मौलिक है, बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार ये 24 अनुच्छेद में है। बाकी के जो 16 है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस टाइप के अनुच्छेद बनाए हुए। तो बाबा साहब ने उस समय संविधान लिखते समय आर्टिकल 13 के माध्यम से जो हमारे समाज को प्रताड़ित कर रहे थे ऐसे लोगों को अपना आईना दिखा दिया है। और बाबा साहब ने इस समाज की उज्ज्वलता के लिए, उसको उठाव के लिए, इसके भविष्य के लिए, इसकी पीढ़ियों के भविष्य के लिए संविधान के अंदर बहुत सारे हमारा अनुच्छेद हमको दिया थे। मगर संविधान सभा के अंदर आज जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा हक अधिकार के ऊपर हमारे जो अनुच्छेद हमें दिए हैं, हमारी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का, उस समय भी बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर सभी का मत लेकर, सभी का वोटिंग लेकर, सभी का मत लेकर, अकेले बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया है। हर एक संविधान अनुच्छेद के समय सबके मत लेते थे और इसी बहाने हमें हमारे अधिकार मिले थे। ऐसे बाबा साहब ने लिख दिया और हमको मिल गया, ऐसा भी नहीं है। बाबा साहब ने सभी का सम्मति लिया था कि हमें कैसे हक और अधिकार हमारे लोगों को देने चाहिए, और वो लोग जो अपर क्लास के लोग हैं आज हमारा हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो भी उसमें शामिल थे हक अधिकार देने के लिए। और ये पहला हमारा जो है वो एजुकेशन की बात है। हमारे प्रधान साहब, अपने रामेश्वर साहब ने भी बहुत अच्छी तरह इस बात को कहा है कि हमारी इस भाषा में हमको शिक्षण समाज शिक्षण सभी सशक्तिकरण की माता है। एजुकेशन सभी सशक्तिकरण की माता है, यानी मजबूता है हर चीज में एजुकेशन लेने से। तो पहले बाबा साहब ने जब संविधान में लिखा तो उम्र 6 से 14 के लोगों को फर्जियात शिक्षा देने का ऐसी बात उन्होंने लिखी थी। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण के बहुत हिमायती थे और उच्च शिक्षा के भी बहुत हिमायती थे। 1920 में एक बॉम्बे एक्ट का कायदा बना था, लो बना था, कानून बना था। उसमें था कि अगर बच्चा शिक्षा लेने नहीं जाता है और उसको कोई रोकता है
तो इसके माँ बाप इसके वाली उसके पेरेंट्स भी उसको रोकते हैं। तो इन पे जुडिशरी में ये जोगवाई थी कि 1 महीने की उसको सजा कारावास और 25 रुपये दंड। अगर इसका बाप भी रोकता है, इसका फैमिली भी रोकता है, कोई भी आदमी रोकता है। ये चीजें 1920 में एक बॉम्बे एक्ट में बनी हुई थी, मगर आज ये नहीं है, आज ऐसा नहीं है। और 1920 का जो एक्ट है मैंने आपसे बोला, फिर हमारे समाज के लोग संविधान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, हम पढ़े लिखे पढ़े के आप सब भी जानते हैं, सभी जानकार लोग आते हैं इधर। पढ़ने के बाद हमने हमारे बच्चों को भी पढ़ा, हमें नौकरियां मिली, हमने हमारे बच्चों को भी पढ़ाए। तो बच्चों को पढ़ाने से इनको ऐसा लगता है कि ये लोग इतना रिजर्वेशन देने के बावजूद इतना कम, ये लोग इतने उठ गए हैं, तो हमें शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा से ज्यादा, एक शिक्षा से ये लोग उठते हैं, शिक्षा से पूरा समाज उठता है और इनकी बुद्धिमत्ता बढ़ती रहती है। तो आने वाले दिनों में हमें तकलीफ रहेगी। इसीलिए उन्होंने 1990 में एलपीजी लाए और 1991 में हमारे जो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने इसकी जिम्मेदारी से हट गई और शिक्षा को प्राइवेट कर दिया। इसके बाद हमारे समाज को शिक्षा नहीं देने के लिए इन्होंने बहुत सारे नई शिक्षा नीति लाए, शिक्षा नीति लाते रहे। आने वाले दिनों में कभी 1991 में लाए, 2009 में लाए, 2020 में लाए। 2009 में जो साहब ने बात किया वो कि भाई आरटीई का मुद्दा लेके आए। तो जब से आरटीई का मुद्दा आया है, हमने देखा है कि पूरे देश के अंदर 4 से 5 लाख स्कूलें बंद हो गई है पूरे देश के अंदर। और मर्जर ऑफ स्कूल नाम बड़ा अच्छा देते हैं और हमारे लोग स्लोगन से खुश हो जाते हैं, मर्जर ऑफ स्कूल, और मर्जर ऑफ स्कूल के नाम में स्कूल बंद कर देते हैं। तो हमारे जो गांव के लोग, क्योंकि इनका इरादा पक्का है कि समाज को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इरादा पक्का, इसीलिए गांव के अंदर हमारे बहुत सारे स्कूलें बंद हो गए हैं। जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो गांव में पढ़ते हैं, उनके पास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इसको जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए, हमारा कमजोर शिक्षा का हमारे जो बेड़ी है, इसका शिक्षा कमजोर करने की लोगों की रणनीति है बनी है। और ये अभी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर वो लोग आए हैं, तो उसको न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी रखी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो चेयरमैन है कस्तूरी चंद्र रंजन, वो उसका साउथ का ब्राह्मण है। दूसरा में इसकी मेंबर्स है वसुधा कामत सेकंड, तीसरा है मोहन त्रिपाठी और चौथे हैं मंजुल भागव। और हमारे एक अनुसूचित जाति के लिए हुए हैं और 2 मुस्लिम लिए हुए हैं। तो आप इससे आप समझ जाते हो कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। कमेटी बना के हमको अपग्रेड करना चाहते हैं, या हमारे लोगों को जो शिक्षा से हमारा लोगों नाता, शिक्षा से हम लोग उठ रहे हैं, ये समाज उठ रहा है, तो इस समाज की शिक्षा बंद करने का काम चालू उन्होंने किया है। और दूसरा, ये सभी जगह पर प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना वो लोग चाहते हैं। अभी एक संसद में एक लॉ बना हुआ था, पहले कानून बना हुआ था कि जो किसान की इनकम है एग्रीकल्चर की, और जो सैलरी है उसको इनकम टैक्स में काउंट नहीं करना चाहिए। और संसद में एक कानून बना था, इससे कि ये बना था, फिर भी आज सरकार क्रीमी के बहाने हमारे लोगों को, ओबीसी के लोगों को, इस समाज के ओबीसी और अभी एससी में भी क्रीमी लेयर की बात आ गई है। तो हमारे लोगों को कहीं भी तरह से शिक्षा को रोकने की बात है। नीट का मुद्दा बार बार उठता रहता है इस देश के अंदर, और हमारे लोग अगर चले भी जाते हैं तो नई पॉलिसी लाते हैं रोकने के लिए कि भाई ये एग्जिट परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। एग्जिट परीक्षा पास करने के बाद अगर पास भी हो गए तो क्लिनिक एस्टैब्लिश 2010 आपको क्लिनिक खोलने के लिए पास करना पड़ेगा। तो इनके बहुत सारे ऐसे फंडे हैं कि जो हमारे लोगों को शिक्षा से रोकने के लिए ये लोग बहुत ही साजिद तारीख को ऐसे माइंड से वो बैठे हुए हैं
कि ये ब्राह्मणों की जो बुरे मनवादी ब्राह्मणों की जो नीतियां है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और ये कई बोलते हैं कि 50% से ज्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, तो 10% ईबीसी का जो बाद में हुआ था 50 से भी ज्यादा हो गया। तो इस समाज, इस देश की सभी पार्टियों ने किसी ने विरोध नहीं किया। जो हमारे समाज की जो पार्टियां थे, इसी ने भी विरोध नहीं किया, और संसद में इसको बहुत जल्दी पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया और सब चल गया। ये सब हुआ है इस देश के अंदर। ये तो ये मैंने बोला आपको कि ये फिर बाद में एक मुद्दा खास था कि हमारे लोग अगर कैलिबर वाले हैं तो उनको जनरल में लेना चाहिए। ये 9 जजों का, देश के सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का जजमेंट है। बाद में अभी 5 जजों के आधार से ये जजमेंट हमारा बदल दिया है कि भाई इनको जो उनका कोटा है, SC ST OBC का कोटा है, उसमें ही रखना चाहिए। वो जनरल में चाहे 90% 99% हो, जनरल में नहीं आ सकते। ये मुद्दा भी इस देश के अंदर उठा हुआ है। तो ये शिक्षा की बात है कि शिक्षा को हमें रोकने का इनका मुद्दा है सबसे ज्यादा। वही रात दूसरा मुद्दा है हमारा रोजगार का, कि ये शोषित समाज को, बहुत साल से शोषित समाज को बहुत हक और अधिकार मिले थे, रोजगारी का भी हक मिला था। मगर इन्होंने देखा कि समाज बहुत उठ रहा है, हर जगह पे उठ रहा है, तो लाए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा लेके आ गए इस देश के अंदर। मगर ये LPG का मुद्दा किसने चालू किया? ये अमेरिका और यूरोप से चालू हुआ है, क्योंकि वहां पूंजीपति लोग रहते हैं। ये पूंजीपति वालों ने वहां चालू किया है, और हमारे यहां पूंजीपति नहीं रहते, फिर भी ये मुद्दा, ये LPG चालू कर दिया है। हमारे यहां बहुत सारे 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे दे रहे हैं। सरकार को मालूम था, ग्रामीण विकास के मंत्रालय से उनको पता भी है कि इस देश के अंदर 83 करोड़ लोग भूखमरी के नीचे जी रहे हैं, फिर भी सरकार हमको रोजगारी देने के लिए ये नए फंदे ला रही है। कि आप इसको, आपको देखना चाहिए। और वो कहते हैं कि LPG से प्राइवेटाइजेशन, गरीबी दूर होगी, हमारी देश की GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो रोजगारी बढ़ेगी, और रोजगारी बढ़ेगी तो खेडूतों को भी अच्छा रहेगा, खेडूतों को भी अच्छा उनका चांस रहता है इसमें, तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। हम लोगों को ऐसी बातें कहते हैं, हालांकि हमारा वो निकंदन निकालते हैं और बात करते हैं कि रोजगारी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। ये बातें ये लोग करते रहते हैं, तो ये बातें वो ज्यादा असर करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे उद्योग थे, आर्टिकल 39 के माध्यम से हमारे लोगों को रोजगारी मिली थी। इस 39 के माध्यम में रोजगारी हम लोग ने पाई थी। तो आज वो जो पहले बने हुए उद्योग थे, ये उद्योग को बेच रहे हैं, देश के सस्ते सरंजाम बेच रहे हैं, जो नए जो बने हुए हैं तो उसको भी बेच रहे हैं। और वो इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे जो लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, वो वहां काम करते थे। तो इस समाज के इस सरकार ने जो 27 लेबर कानून थे उसको बदल दिया, और हमारे जो पहले हमारे मजदूरों की फेवर में जो लॉ थे, जो लॉ थे हमारे मजदूरों की फेवर में थे, मगर सरकार ने 25-30 उद्योगपतियों के लिए इस देश के 80 करोड़ मतदाताओं से धोखा किया हुआ है। ये बातें भी हम लोगों को जाननी चाहिए कि भाई ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि हमारे गरीबों के पास हर वक्त हर चीज का टैक्स वो लेते हैं, और टैक्स लेने के बाद वो पूंजीपतियों में बांटते हैं, उनको सब्सिडी की माफी हो जाती है इनकी, और हमारे गरीबों को लोन देते हैं, और आदमी बैंक का मैनेजर 25 बार हमारे घर पे आता है। वो आप सब जानते हैं इस बात। अगर एक भी हफ्ता हमारा नहीं गया तो हमारे पास 25 बार फोन भी करेगा, और ये सब ऐसे ही देश के अंदर ये है। तो इस देश में 2 रणनीति चल रही, आर्थिक नीति चल रही है। एक पूंजीपतियों की आर्थिक नीति चल रही है, दूसरी गरीबों की आर्थिक नीति चल रही है। गरीबों की आर्थिक नीति चल रही है तो उसमें ऐसा है कि पूंजीपति सब्सिडी लेते हैं, लोन लेते हैं, और देश से बाहर चले जाते हैं, और इनका कल्याण होता है।
और अगर हमारे गरीबों में लोग कहते हैं इनके ये रियायतें मत दो, वो रियायतें मत दो, ये सब्सिडी मत दो, वो रियायतें मत दो, इनको कोई भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ये दो नीति, ये गरीबों के लिए इनका ये नीति है। तो गरीबों का सत्यानाश और पूंजीपतियों का कल्याण, इस देश के अंदर दो आर्थिक नीति आज की तारीख में चल रही है, वो हमें देखना चाहिए। और आज हमारे देश का युवान, जो युवानों की बात करती है, हमारा देश युवा से अपना देश बदलता है, दुनिया बदलता है। तो आज हमारे देश के अंदर की जो परिस्थिति है, आज के युवान, जो युवा से देश बदलता है, दुनिया बदलता है, समाज को बदलता है, इस युवा की परिस्थिति आज अंधकारमय है। अब ये देश की आज की तारीख के हमारी कम नसीबी है, देश की कम न हमारी है कि हमारे युवाओं की परिस्थिति, इस युवा देश बदल सकता है, समाज बदल सकता है। इस युवा की परिस्थिति आज कितनी खराब है आप सब जानते हैं अच्छी तरह। और हमारे जो स्किल इंडिया के नाम पे वो कहीं मेक इन इंडिया लाते हैं, कहीं ई कॉमर्स लाते हैं, कहीं दुनिया भर का इंडिया लेके आ जाता है। अभी स्किल इंडिया के नाम पर इन्होंने 1200 करोड़ रुपया खर्चा किया था, मगर इस देश के युवाओं को फिर 17% नौकरियां मिली है, सिर्फ 17% लोगों को नौकरियां मिली है। खर्चा किया 1200 करोड़ और 1700 करोड़ को नौकरियां मिली है, 17% नौकरियां मिली है। और हमारे जो युवा है इसको पेपर लीक के माध्यम से इसका भविष्य खराब कर रहे हैं। और बजरंग दल और भीप के लोग हमारे युवाओं को धर्म के नाम पर कहीं नशेड़ी बना देते हैं और उसका धंधा, उसको धंधा करवाते हैं, नशेड़ी का उसके बाद धंधा भी करवाता है, अफीम का धंधा करवाते हैं, धर्म के नाम को जोड़कर। ये भी ये युवाओं का भविष्य ये है। तो ये हो रहा है और लोग बोलते हैं इतने एमओयू हो गए, इतने एमओयू हो गए, इतने एमओयू हो गए, मगर रोजगारी तो कहीं भी दिखती नहीं है, कहाँ कौन से एमओयू है। इसलिए भारत देश को इन्होंने एक शोरूम बना दिया है। विदेशों में जो भी लोग आते हैं इसको भारत के लोग में इनवाइट करते हैं और भारत देश को एक शोरूम बना दिया है। मगर इसके देश में जो हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं, इनको जो रोजगारी मिलनी चाहिए वो रोजगारी मिलती नहीं है। प्राइवेट सेक्शन में भी ऐसा है, कौम देखी जाती है, जाति देखी जाती है, क्योंकि जो अपर क्लास के जो मैनेजर कक्षा के लोग हैं बैठे हुए, जो जनरल मैनेजर्स है, वो भी कौम देखते हैं, जाति देखते हैं, और वही इसी तरह वो नौकरियां देती है। तो हमारे युवा लोगों को प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट में मिलती है तो वॉचमैन की मिलती है, कहीं हेल्पर की मिलती है, बहुत सारी ऐसा। बाकी कोई ज़्यादा अच्छी नौकरियां हमारे लोगों को मिलती नहीं है। ऐसा है कि लोकल लेवल पे 80% लोगों को लेना चाहिए, वो भी वो लोग लेते नहीं है। जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ के लोकल लोगों को 80% हमारे लोगों को लेना चाहिए, मगर वो लेते नहीं है। ये परिस्थिति है। और स्वास्थ्य की परिस्थिति लास्ट में हम बात करते हैं कि आर्टिकल 47 के माध्यम से हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें कैसा, हमारे लोगों को कैसा स्वास्थ्य देना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मगर लोगों के इनके जीवन के स्तर को, बस 5 मिनट एक ही मुद्दा, स्वास्थ्य वाला मुद्दा, ये सरकार की जिम्मेदारी का अपना स्तर उठाने की, स्वास्थ्य अच्छा देकर, मगर वो नहीं है। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मगर सरकार क्या करती है कि इस देश के अंदर जो नशीले पदार्थ है, उस नशीले पदार्थ को परमिशन देती है और हमारे जो मूल निवासी समाज के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा करती है, इनके साथ खेलती रहती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, हमारे लोग नशे के हालत में, क्योंकि उनके पास एक ही मनोरंजन है, इस समाज के पास एक ही मनोरंजन। उन्होंने बोला कि बस हमारी पास तो पैसा है नहीं, ये नहीं, हम बहुत आज पैसे वाले हैं नहीं, हमारे लिए तो एक सिर्फ नशा करके पूरी जिम्मेदारी जो हमारे पास हमारे के ऊपर है, वो जिम्मेदारी से हम थोड़े दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे लोग नशे में फंसे हुए हैं। ये परिस्थिति इस देश के अंदर आज हम देखते हैं। तो सरकार वो उसको परमिशन देती है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लेती है। कब सरकार ये कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगी। सरकार को एक चीज़ कहती है, वो मैं एक बात कहना भूल गया आगे की चीज़ में, कि वन एजुकेशन, वन इलेक्शन, वन कंट्री, वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मगर सरकार वो बात नहीं करती है कि एक देश एक शिक्षा, एक देश एक शिक्षा का रोजगार, सरकार रोजगार, कॉमन रोजगार, ऐसी बात सरकार नहीं करती है। ये चीज़ें भी हमने आज ये बताने की हमें भूल गया आगे वाली। तो आज ऐसे है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर तो मैं आपको देखता हूँ कि टीबी के दर्दी भी बहुत ज़्यादा है इस देश के अंदर। और आज जिस केस में जो दवाएं आती है, हमारी जो सस्ती दवाएं हैं,
वो विदेशों में चली जाती है, और हमारे जो लोकल लेवल के लोगों हैं इनके महंगी दवा मिलती है। ये भी एक चीज है। कुपोषण के हिसाब से आज हमारे लोग, आज देश के अंदर बहुत सा ज्यादा कुपोषण के हिसाब से हमारे लोगों को टीबी जैसा रोग हमारे लोगों को हो गया है। तो हमें ये चीजों में समस्याओं का निर्माण कैसा होगा, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जो लोग हैं, प्रतिनिधि से ऊपर तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते, हमारे जो गए हुए प्रतिनिधि है संसद में। तो एक मैं आपको मुहावरा देता हूं, इसके बाद मेरी बात में खत्म करता हूं कि चीन के अंदर लोग जाते हैं, चीन के अंदर, कि भाई हमारे जो नेता है, इस नेता को हमने डुप्लीकेट नेता बनाना है, तो वो बना देते हैं। फिर भारत के लोग जाते हैं कि भाई हमारे समाज के जो हमारे देश के नेता है, उसको भी हमें डुप्लीकेट बनाना है। तो बोला भाई हम असल का डुप्लीकेट बनाते हैं, आपके यहां तो पहले से डुप्लीकेट बैठे हुए, तो हम कैसे आपके डुप्लीकेट बनाएंगे इसका? आपके यहां तो पहले से ही डुप्लीकेट बैठे हुए हैं, तो हम उसका डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे? असल का डुप्लीकेट बनाते हैं हम लोग। तो हमें ज्यादा, मुझे टाइम नहीं दिया, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ भी हमारे लिए काम नहीं करते। तो हमें लोग को आंदोलन करके, हमारे लोगों को जागृत करके, क्योंकि हमारी सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य परिस्थिति, रोजगारी की परिस्थिति आज हमारी बहुत ही चरम सीमा के ऊपर बदहाली के रूप में है। तो हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखकर हमारे लोगों को इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों का कांटेक्ट करके इस बात को बताना पड़ेगा। और हमारे जो आज ये जो भी सब्जेक्ट हमारे आते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, संविधान के बारे में भी बता कि संविधान में होने के बावजूद भी हमारे हक जो अधिकार हमें नहीं मिलते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा बात करने की थी, लेकिन हमारी बात मैंने खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद परेश भाई मेहता सर जी, आपने बहुत अच्छा बात रखा अपना। अब अगले वक्ता के रूप में आदित्य प्रधान सर जी को आमंत्रित करते हैं। अब आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। 11:30 बजे से अगला सेशन शुरू होने वाला है। सम्मानित मंच एवं इस राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हमारे मूल निवासी साथियों और हमारे तमाम भाइयों जो इधर उधर घूम रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथी जो पंडाल में सोए सोए आनंद ले रहे हैं पंखे का, उन साथियों को भी मेरी तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी। और मेरे पीछे बैठे डायरेक्टरी निभा रहे हैं कुमार आनंद जी, डॉक्टर साहब। तो सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, ये पहली मेरा राष्ट्रीय अधिवेशन में बात रखने का मौका मिला है, तो हो सकता है कि हम अटपटा रखें, तो उसमें हम क्षमा चाहेंगे पहले ही। और हमेशा रहा है कि भाई आप बोलिए और सुधार कीजिए, इधर सुधार कीजिए, इधर सुधार कीजिए। तो ऐसे स्थिति में हमें लोग बताते रहते हैं, आप लोग भी हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। साथियों, ये सब्जेक्ट हमारे मंच पर आज नया नहीं है, कब से ये विषय चल रहा है। आज भी आई कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार निजीकरण हो गया है, और निजीकरण होने से बदहाली हुआ है। तो निजीकरण हो गया, मैं समझता हूँ, हमारे साथी और बाकी चीज़ सब बता दिए आप लोग को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा निजीकरण हो गया, तो निजीकरण किसने करवाया या निजीकरण कौन किया, और निजीकरण स्वीकार किसने किया? जब बाबा साहब पहले ही संविधान में लिख दिए कि इस देश का मालिक जनता है और जनता जैसा चाहेगा वैसा सरकार बनाएगा,
जैसा काम करवाना चाहेगा वैसा काम करवाएगा, तो फिर दोषी कौन है? अगर शिक्षा की बदहाली है आज, तो क्या वहां सरकार में जो बैठे हुए लोग वो केवल दोषी हैं, या जो कार्यपालिका है वो दोषी है, या उस कानून को मान लेने वाला दोषी है? और जिसके लिए कानून बना और उन्हीं वो व्यक्ति ही देश का मालिक है, तो मालिक को ही समझना होगा कि हमारे लिए कैसी कानून बनना चाहिए। तो साथियों, ये समझने की बात है, हम जिस तरह से इस कार्यक्रम में देखते हैं कि यहां बहुत सारे लोग आते जरूर हैं, लेकिन संगठन ये बार बार समझाते रहे कि आप में कार्यकर्ता, कुशल कार्यकर्ता का डेवलपिंग होना चाहिए। ये बार बार समझाया जाता है कि आप एक कुशल कार्यकर्ता बने, और उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब तो बाम से दक्षता परीक्षा भी लेना चालू कर दिए हैं, पिछले साल हुआ था, अब फिर होगा, कि कौन इस एग्जाम में पास होने लायक है। उसी तरह से यहां भी एग्जाम ही है। आज भी हम यहां स्पीच दे रहे हैं तो एग्जाम ही है, एक परीक्षा है। हम यहां से, आप एग्जामिनर हैं, माने एग्जाम ले रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, और आप फिर बताएंगे कि आप फर्स्ट हुए कि सेकंड हुए कि थर्ड हुए और कि फेल हुए। तो उसी प्रकार हमारे सरकार भी है, कोई दूसरा चीज नहीं है। उसी तरह से मेरा सरकार भी है कि हम तुमको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फेल में रखेंगे। ये पावर हमें बाबा साहब के द्वारा संविधान देता है, ये अधिकार देता है, और उसी अधिकार के तहत अगर हम इस बामसेप के संगठन में रहते हुए, मूल निवासी संघ में आप रहते हुए, संगठन से जो ट्रेनिंग आपको मिलता है और उस ट्रेनिंग का उपयोग आम जनता को इकट्ठा करके अगर आप करते हैं, तो हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट भी हिल जाएगा। क्योंकि संविधान में दिए गए अधिकार के हिसाब से जनता जब देश के मालिक है, तो हम जनता से रिक्वेस्ट न करेंगे, हम विरोध कैसे करें? ये ऐसा हमेशा प्रश्न रहता है। तो विरोध नहीं, सीधा अपील, जनता से ये अपील करेंगे और जन अदालत लगाएंगे। जन अदालत, और जन अदालत से बड़ी अदालत दूसरा कोई अदालत नहीं होता है। तो जनता से बड़ी अदालत जब नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है कि जनता की अदालत के सामने कोई अदालत, माने सुप्रीम कोर्ट का भी अदालत बेकार है, वो भी उससे जन अदालत से नीचे है। तो जन अदालत में हम इस बात को रखेंगे, ले जाएंगे और जनता से पूछेंगे इस बात को कि क्या आप जो शिक्षा मिल रहा है, इस शिक्षा से आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? आपको जो सरकारी विद्यालय में एजुकेशन दिया जा रहा है, आपको बच्चा के खाना खिचड़ी चोखा खिलाया जा रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? कि आपको हम एक प्लान भी तो लेके जाएंगे कि क्या आपको ऐसा चाहिए? क्या आपको इंजीनियरिंग में माने आगे उच्च पढ़ाई में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा चाहिए? तो जनता भी समझदार होते हैं, वो समझेंगे आपकी बात को, और उन्होंने इनको समझ में जब यह बात आ जाएगा कि ये व्यवस्था हमारे लिए गड़बड़ है और सरकार हमारे द्वारा बनाया गया है, तो ये गड़बड़ सरकार को हम ठीक कर सकते हैं, और वो पावर भी हमारे ही पास है। सरकार को ठीक करना
या कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी को ठीक करने का अगर पावर है किसी के पास तो वो है जनता के पास। और जनता चाहेगी और जब चाहेगी तब सरकार को भी नीचे ला सकती है। अगर आज के हिसाब से जो सत्ता में बैठा हुआ है अगर हमारे अनुकूल वो कार्य नहीं कर रहे हैं या देश द्रोही टाइप का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो उस सरकार को भी हम नीचे उतारने का पावर आम जनता के पास है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन चालू हो जाए, रोड पर जनता उतर जाए, तो सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ता है। और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो आप जान लीजिए आपके पड़ोसी देश में, बगल में श्रीलंका और बांग्लादेश में इस समय काम हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि जनता में क्या पावर है कि राष्ट्रपति भवन में चढ़ गया और राष्ट्रपति भवन से भी राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है। और वहां के सेना को कह रहा है कि गोली चलाओ, तो कह रहा है सेना कि हम अपना नागरिक पर गोली चलाएंगे ही नहीं। तो ये है जनता की पावर। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भागे चल रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहां आके छुपे हुए थे, श्रीलंका के और कहीं छुपे हुए हैं। तो ये आप पावर देख रहे हैं। तो अगल बगल के जो देश हैं, आप यहां सभा लगाते हैं, मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और आपके बगल के देश जागरूक होता है और यहां के लोग जागरूक नहीं होता। ये भी एक प्रश्न आ जाता है। हम यहां कार्यक्रम चला रहे हैं, जग जा रहा है श्रीलंका। हम यहां कार्यक्रम चला रहे हैं, जगा रहे हैं लोगों को, जग रहा है बांग्लादेश, जग रहा है नेपाल। तो ये भाई समझने की बात है बंधु, इसमें बहुत ज्यादा माथा और चिंता की बात नहीं, बहुत दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता अगर अपने अंदर वो जज्बा रखता है, अपने अंदर अगर उसके अंदर जुनून है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो अकेले वो चाह जाएगा तो इस देश को हिला सकता है, इस देश के शासक को हिला सकता है। क्योंकि आपने देखा है ऐसा कि अकेले बाबा साहेब नेतृत्व किए पूरे देश को, अकेले की 4 गो बाबा साहेब नहीं थे, अकेले फूले साहेब किए, उनके नेतृत्व में लोग आम जनता आ गए। अकेले हमारे क्या है वो दशरथ मांझी थे, अकेले पहाड़ काट दिए। पहाड़ जो कहता कि पहाड़ है पहाड़, तो कल के तुम्हारा भी सीना चीर देंगे, और पहाड़ में रास्ता बना दिया अकेले, छेनी हथौड़ी से मार। कोई मशीन से नहीं, बुलडोजर नहीं चलाए, बारूद नहीं लगाए, छेनी हथौड़ी से मार मार के पूरा रास्ता रोड बना दिया। तो अकेले एक व्यक्ति काफी है इस नेतृत्व, इस देश को नेतृत्व करने के लिए। एक लीडर, ओनली फॉर एक लीडर चाहिए। और लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर निडर होना चाहिए। निडर लीडर ही हमारा कुछ कर सकता। अगर उसके अंदर निडरता नहीं है तो चाह के भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हर काम करने के लिए निडर होना, सशक्त होना जरूरी होता है। तो ये भी एक, हम संगठन में बहुत दिन से कार्य में हैं, 15-16 साल तो लग ही गया। हमें भी कभी कभी मन में ऐसा बात होता है कि संगठन जिस गति से चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हम भी जिस गति से इस संगठन को चलाया जा रहा है, इस गति में हम भी बूढ़ा हो ही जाएंगे बोरकर साहब जैसा। इसका स्वाद हम, जो बोरकर साहब ने संगठन को बचाया, बामसे को आज तक बचाए हुए रहे और इसको संभालते हुए अनेक व्यवधान आया इनके साथ। कभी हमारे मायावती के साथ से दुखी हुए, कभी हम मावन में शाम से दुखी हुए, ऐसे हजार माने घटनाएं होते रही। इसके बाद भी संगठन को संभालते हुए यहां तक आए कि हो सकता है
कि इसी में से कोई बीज ऐसा निकलेगा और आगे चलेगा, उसका रफ्तार होगा और उस रफ्तार में हमारे जनता, हमारे देश के लोग शामिल हो जाएंगे और हमें इस सत्ता का स्वाद मिल जाएगा। इस आशा में बीडी बोरकर साहब बैठे। लेकिन हमारे युवा को अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए और एसी बस, एसी बुक करके, माने जनरल में नहीं आएंगे, एसी में आएंगे। अच्छा ट्रेन चाहिए। तो क्या आपको अच्छी सरकार, जब अच्छी संगठन है, आप अच्छी संगठन में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको अच्छी सरकार नहीं चाहिए? आवाज दीजिए। तो चाहिए। तो कितने साथी इसमें हैं जो इस संगठन के लिए और इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए, कितने लोग साथी ऐसा समर्पित हैं जो हम जैसा चाहेंगे, माने संगठन जैसा चाहेंगे वैसा आप करेंगे? कितने लोग साथी हैं? तालियों से स्वागत करिए सारे साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप इतना हिम्मत रखते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि जगदेव प्रसाद जैसा गोली खा लूं, क्योंकि आम जनता के पावर से ही हमारे लीडरों की ताकत मिलती है। जितना जनता हमारे साथ, जितने भी लोग हम अपने संगठन में जोड़ेंगे, जितने भी साथी हमारे साथ आएगा और नेता की निडरता, नेता की निष्भाव में स्वच्छ भाव से और निडर भाव से वो लगेंगे, तो आम जनता सोचता है कि यही कुछ दिला सकता है और उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे बनने की जरूरत है दोस्त। आप सोच के देखिए कि संगठन ने मात्र 10 गो और पॉलिटिकल विंग में 20 सदस्य बनाने का एक कूपन बनाते हैं। मात्र 10, एक कूपन में 10 सदस्य बनाने के लिए सभी सदस्यों को बांटा जाता है। क्या उस साल भर में भी 10 सदस्य दे सकते हैं? ऐसे कितने सदस्य हैं? हाथ उठाइए जरा, देख लेते हैं इसको भी। साल भर में आप 10 सदस्य बनाते हैं? ऐसे सदस्य हैं इतना? हमें तो विश्वास ही नहीं होता है। हमको लगता है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो कोई चीज प्रश्न दांगेंगे तो सब बच्चे हाथ उठा लेता है और पूछेंगे तो देखेंगे तो गलत। तो ऐसा ही हो जाता। अगर 10-10 को बनाते हैं आप, तो आप मोबाइल निकालिए अभी और हाथ में लगाइए। हाथ में आप अपना मोबाइल लीजिए और गुना कीजिए। आप अगर 10 गो प्रत्येक साल भी आप सदस्य दे रहे हैं, तो कोई 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 20 साल से जुड़े। गुना कीजिए कि क्या आपने उतना सदस्य दिया? नहीं दिया। आप अगर उतना सदस्य दिए होते, आप जोड़े होते उतना सदस्य, तो आज इस संगठन का ये गति नहीं होता। हम रफ्तार में होते, हम केवल चाल में नहीं होते। मेरी रफ्तार होती है और लोग छोटे छोटे संगठन मेरे साथ आ जाता। लेकिन आपकी रफ्तार कम होने के वजह से वो संगठन आपको, वो व्यक्ति आपको रौंदते हुए पार हो जा रहा है और सत्ता में जाके बैठ जा रहा है। आप कमाते हैं जिस तरह से हमारे देश में पहले हो रहा था कि लोग, हमारे गरीब लोग उपजाते थे और जमींदार पूरा अनाज लेके चला जाता था, उसी प्रकार से हो रहा। हमने संगठन में काम करके हम आम जनता को थोड़ा थोड़ा जागरूक करते चल रहे हैं और वो आता है हमारी ही बात कहता है और कह करके ले चल जाता है, उसके तरफ चला जाता है। ऐसा ही ना हो रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए बंधु, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में रफ्तार नहीं हो रहा। एक आप देखे होंगे, देखते हैं कि एक तेज माने जिसमें धार होता है, धार, तेज रफ्तार माने तेज धार होता है, चाहे तलवार हो या कोई चीज हो, तो हल्का सा इस तरह से भी टच किए तो कट जाता है। लेकिन अगर भोथर हो तो हल्का से टच भी करने पर नहीं कटता है।
तो उसमें रफ्तार माने तेज से अगर मार दिए तो कट जाता है। मतलब भोथर भी अगर थोड़ा उसमें कोई परेशानी या दिक्कत भी है, लेकिन तेज हो, रफ्तार से वो मारेंगे तो झटका में कट जाता है, गिर जाता है। तो साथियों, ये हम चाहते हैं, आप लोग से अपेक्षा है, उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम भी आज इस मौका मिला कि हम कभी राष्ट्रीय मंच में इस बात को रखेंगे, क्योंकि वहाँ चुने गिने हुए लोग जाते हैं, वहाँ कुशल कार्यकर्ता लोग जाते हैं। उन कार्यकर्ताओं से भी मैं अनुरोध करूँगा कि अगर सालाना आप 10 और अगर आप में योग्यता है तो 20 सदस्य अगर आप देते हैं, आप 40 सदस्य देते हैं, आप 50 सदस्य अगर देते हैं, इस तरह से मेरा कारमा बढ़ेगा। और जब कारमा बढ़ेगा तो आपकी सदस्यों की संख्या ही आपकी बल है, आपकी सदस्यों की संख्या ही आपका बल है। इसीलिए संगठन कहती कि गांव जाइए, गांव में चौपाल लगाइए और 5 आदमी को आप वहां से आप कमेटी बना के चले आइए। वो 5 आदमी गांव में दिन रात पढ़ाते रहेगा, वो आपका आदमी फॉलोवर होगा, आएगा नहीं लेकिन वो फॉलोवर होगा, आपके साथ रहेगा, आपका संगठन के साथ रहेगा, तो वो आपका आदमी होगा और वो 5 आदमी आपका मेंबर होगा। ऐसा संगठन द्वारा बताया जाता है, लेकिन हम इस कार्य को नहीं करते हैं। जैसे बीडी बोरकर साहब बार बार बोलते रहते थे कि व्यवहार में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो हमको लगता था कि व्यवहार में क्या नहीं है तो भाई, आदर पूर्वक सबकी इज्जत प्रतिष्ठा करवे करते, तो व्यवहार क्या खराब है? क्योंकि हिंदी थोड़ा सा उनका वैसे ही रहा। हम समझते थे कि कार्य में, तो हम बाद में कि नहीं, कार्य में नहीं है जी, कार्य में बोल नहीं करता, माने काम नहीं करता है। लोग जो बात बताया जाता है वो काम नहीं करता है, कार्य में नहीं है। और बार बार में कहते कि व्यवहार में नहीं है, तो हमको भी पहले नहीं समझ में आ रहा था। तो ये कार्य में होना जरूरी है। तो कार्य में हमारा स्लो गति है, ये हम समझे। तो हमने कार्य करने की वहां तरीका मैंने बदला और कार्य करना चालू। अकेले दम पर 18 दिन तक के हम संविधान रथ चलाए और अनेकों गांव गए, जिसमें हम 400 साढ़े 400 संविधान प्रबोधक भी बनाए, जिसमें कुछ साथी मेरे आए हैं भी यहां पे। और काफी जनता एक्सेप्ट किया और हमें सहयोग राशि उतना सोचे नहीं थे कि इतना पैसा मिलेगा। कुछ साथी बहुत दिन से 52 में श्राम के भी साथी कुछ मिले, वो लोग भी 20 साल से संगठन में जुड़े हुए थे, लेकिन वो संगठन नहीं समझते थे। वो भी समझा जब उनके साथ बैठे और नतमस्तक हुए, वो भी 5000 रुपया का कूपन कटाए। तो साथियों, हम निकल नहीं रहे हैं, ये भी है। तो एक चीज और हम कहना चाहेंगे साथियों कि मैं एक विचार रखना चाहता हूं ये इस बात का, और इसमें तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहने जा रहे हैं, सही कहेंगे कि गलत, क्या होगा इम्पैक्ट इसका। तो संगठन के जो अधिकारी लोग बैठे हुए उनके लिए भी थोड़ा सा कसरती हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जब हम ये, मेरा मन में ये भाव है कि अगर इसी संगठन को हम बात करते हैं, तो चाहे तो आप किसी भी वरीय पदाधिकारी हमारे जो संगठन में काम कर रहे हैं, तो वो किस ओर अंतिम में देखते हैं, किनकी ओर देखते हैं कि अगर कुछ चूक हुआ तो कौन संभालेंगे। ऐसा घर में भी होता है। जिस तरह से हमारे घर में कार्यक्रम एक मालिक की सिस्टम है और लोकतांत्रिक ही है, हर जगह मान ली लोकतांत्रिक, चलो भाई सब भाई से पूछे ये काम होना चाहिए, वो सिस्टम अगर, और आइकॉन जिसको कहते हैं कि एक आइकॉन हो और उसके तहत हम एकत्रित अगर पूरे देश में हो और वो हमारे पास आता है, ऐसा ही अदर संगठन में या अदर पॉलिटिकल विंग में ऐसा ही हो रहा है, तो शायद वहाँ गलत हो रहा है कि एकल ही मैंने एक व्यक्ति के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक आया है कि अगर हम लोग यहाँ संविधान निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, एक राष्ट्र निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, संविधान निर्माण, तो हम लोग सत्ता में जाएंगे तो करेंगे फिर से, तो हमारी एक राष्ट्र निर्माता भी होना जरूरी है। और उस राष्ट्र निर्माता को हम लोग पूरे देश के हिसाब से आम लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस पर भी गौर
फरमाया जाना चाहिए। एक संगठन के माध्यम से ऐसे कोई सिंबल दीजिए कि ये राष्ट्र निर्माता हमारे आ रहे हैं, उसके एंगल में हम लोग आम जनता को इकट्ठा करें, वो अपना मैं संगठन की मैसेज दे और वो बात करें। सभी साथियों को जय भीम, जय मूलवासी। बस इतना ही। धन्यवाद आदित्य प्रधान सर जी। आपने हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा ओजपूर्ण क्रांतिकारी भाषण दिया है। अब जालना महाराष्ट्र से कवि हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी कविता का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया है। यह कविता संग्रह मराठी भाषा में प्रकाशित किया जा रहा है, जिसका नाम है क्रांतीची फूले। लेखक कवि का नाम है दिनेश सेलके जी, जालना महाराष्ट्र से। आइए। मराठी कविता का संग्रह क्रांतीची फूले, इस पुस्तक का विमोचन इस समाधान सत्र में, जिसके लेखक हैं दिनेश सेलके, जालना महाराष्ट्र से। पुस्तक का नाम है क्रांतीची फूले। मराठी कविता का यह संग्रह इस पुस्तक में है। क्रांतीची फूले मराठी कविता संग्रह की पुस्तक, जिसके लेखक हैं दिनेश सेलके, जालना महाराष्ट्र से। इस पुस्तक के लेखक दिनेश सेकले जी से निवेदन है कि इस पुस्तक पर अपने विचार कम समय में रखेंगे। दिनेश सेकले जी। सर, शुक्रिया। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और आगे जो उपस्थित है, जो मेरे साथी, उनको सभी को जय भीम। तो मैंने मेरा द्वितीय आवृत्ति का विमोचन यहाँ किया गया, इससे मुझे बहुत आनंद हुआ और मुझे एक गर्व फील हो रहा है कि इस मंच पर आकर मुझे अच्छा लगा है। और मैं आपके सामने मेरी छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि ये कविता संग्रह कैसे लिखा और कैसे इसमें कौन सी भूमिका से मैंने ये लिखने की कोशिश की है। जो कविता पहले से ही बहुजन आंदोलन का एक भाग रही है, सामाजिक परिवर्तन का हथियार रही है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये कविता लिखी है। उस कविता संग्रह में मैंने जो महात्मा फुले का विचार जो बलिराजा से शुरू होता है, वहाँ से शुरुआत की है। तो यहाँ जो महाराष्ट्र के साहित्यिक है अण्णा भाऊ साठे, वहाँ तक ले आने की कोशिश की है। और इस काम को अंजाम देने के लिए और उनके विचारों को और सही तरीके से समाज में लाने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। ये छोटा सा प्रयास मेरा आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस कविता के जरिए मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज में परिवर्तन की जरूरत है और इस परिवर्तन को बदलने के लिए हमें साहित्य की जरूरत है, क्योंकि साहित्य ही कुछ परिवर्तन की सीमा लांघ सकता है और परिवर्तन ला सकता है। और इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन इससे जाते जाते मेरी एक हिंदी की रचना आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। रचना का नाम है विद्रोह। वो रात सयानी अपनी थी, ये बेजान सवेरा पर आया है। वो रात सयानी अपनी थी, ये बेजान सवेरा पर आया है। रात ने तो छुपा लिया था अपनी बाहों में, रात ने तो दिया था साथ, ये फिर से तन्हा कर रहा है। कमबख्त मुझे अपने आप से दूर किसी गहराई में ढकेल रहा है।
ये मुझे बाजार में चुपचाप खर्च करवा रहा है, विद्रोह की स्थिति में हूं मैं, और ये गला दबा रहा है, और ये गला दबा रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद दिनेश सेलके जी। अब हमारा यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षीय भाषण देने के लिए मूल निवासी हनीफ हंसलोत जी, राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी संघ, आपको आमंत्रित करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी संघ के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन क्रांति की भूमि नागपुर में आज उसके दूसरे दिन के समस्या समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। खास करके मंच पर उपस्थित एडवोकेट रामेश्वर सिंह जी ठाकुर जी, हमारे मूल निवासी संघ के पूर्व सीईसी सदस्य परेश मेहता जी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य आदित्य प्रधान जी, हमारे सीनियर कार्यकारिणी सदस्य केपी जाटव जी, और प्रस्तावक योगेश साहू जी, और आप सभी मूल निवासी भाई और बहनों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सेशन का जो विषय है, निजीकरण से प्रभावित शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से आपके सामने चर्चा की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज़ हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है। कल से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत का संविधान हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि भारत का संविधान हमें खुशहाल जीवन जीने का अधिकार देता है। हम कहते हैं कि संविधान से हमें सर्वाइवल मिलती है। हम ये जोड़ना चाहते हैं कि संविधान से हमें खुशहाली वाला सर्वाइवल मिलती है। ऐसा क्यों? संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के माध्यम से देश के शासकों पर ये जिम्मेदारी डाली है कि वह देश के हर नागरिक का उसको शिक्षित करने का प्रयास करे, उसके लिए सारी योजनाएं बनाए, और ईमानदारी के साथ भारत का हर नागरिक शिक्षित बने। उसकी व्यवस्था करने को संविधान का आदेश है। उसी तरह जो स्वास्थ्य है, देश का नागरिक बलशाली हो, तंदुरुस्त हो, इसकी चिंता करते हुए इसकी जिम्मेदारी भी सरकारों के ऊपर डाली गई है। और जो रोजगार है, क्योंकि आदमी अगर रोजगारमंद है तब वो कमा सकता है, और कमाते हुए कुछ पैसा बचा सकता है, और बचाते हुए वो अपने भविष्य के, अपने परिवार के भविष्य के बारे में भी ऐसी स्थिति निर्माण कर सकता है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी भी संविधान के माध्यम से सरकारों पर है। ये सारी बातें हम पहले भी सुनते आ रहे हैं।
ये जो सेशन है उसका नाम ही है समस्या समाधान सत्र। ये समस्याएं जो भी है, हमारी मूलभूत जरूरियात सिर्फ ये 3 नहीं है, इसके अलावा भी जरूरियात है। लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये 3 चीज़ों की जो बदहाली है उसके बारे में आपको बताया। ये बात बताने का प्रयास हुआ कि देश में जो निजीकरण शुरू हुआ है, जो असंवैधानिक है, जो भारत के करोड़ों बहुसंख्यक मूल निवासियों के हितों के खिलाफ है, उस निजीकरण के वजह से ही ये सारी बदहाली हमें झेलनी पड़ रही है। और जब तक ये निजीकरण बंद नहीं होगा और देश के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण शुरू नहीं होगा, तब तक ये बदहाली हमें झेलना पड़ेगा। तो इसकी समस्या क्या, इस समस्या का समाधान क्या है? मूल निवासी संघ चाहता है कि देश में निजीकरण बंद हो। बहुत सारी समस्याओं की जननी ये निजीकरण है। निजीकरण क्या होता है? करोड़ों लोग, करोड़ों मूल निवासियों की मेहनत और पसीने की कमाई को, उनके लिए जो संसाधन है, उस संसाधनों को चंद मुट्ठी भर मनुवादी पूंजीपतियों के हाथ में दे देना, बगैर मेहनत से, और उनको मुफ्त में दे देना, ये करोड़ों लोगों के साथ अन्याय है। संविधान की भावनाओं से हम शासन करेंगे, इसका जो शपथ लिया जाता है सरकार बनाने से पहले, वो शपथ, वो सौगंध, वो कसम को तोड़कर ये निजीकरण हो रहा है। करोड़ों लोगों के जीवन की जो बदहाली है, वो बदहाली के लिए हम देश के निजीकरण को भी जिम्मेदार मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निजीकरण बंद हो और राष्ट्रीयकरण शुरू हो। लेकिन क्या हमारे चाहने भर से ये सब हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरे देश में एक व्यापक चर्चा के जरिए जनमत तैयार करना पड़ेगा। देश के बहुसंख्यक मूल निवासियों, उनका जो जनमानस है, उसको निजीकरण के खिलाफ हमें लाना पड़ेगा। लेकिन देश का जो गोदी मीडिया है और जो मनुवादी वर्चस्ववादी शासक वर्ग है, उन्होंने तंत्र के माध्यम से लोगों के दिमागों को हाईजैक करने का कार्य किया है। समस्या झेलने वाले लोग भी उनके समर्थक बन रहे हैं, क्योंकि उनका समर्थक बनाने का एक पूरा जाल बिछाया गया है। उसमें गोदी मीडिया से लेकर तमाम धार्मिक कथाकार सब इसमें सम्मिलित है। हर जगह उनका वर्चस्व और उनका कब्जा होने की वजह से वो उनकी बात को, चाहे कितनी भी झूठी बात हो, वो मनवा लेते हैं। लेकिन हमें, हमारे संगठन को और हमारे कार्यकर्ताओं को अपने सीमित माध्यम से, अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में जाकर उनको ये बात समझानी पड़ेगी। सच क्या है और झूठ क्या है, वो समझाना पड़ेगा। निजीकरण का जो षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा और हमारे मंचों से उसके बारे में बार बार इसका जो मटीरियल दिया जा रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस किया जा रहा है। इस बात को हमें अपने प्रदेश में जाकर, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर, अपने लोकल लोगों में इस बात को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथियों, जब देश का जनमत इसके खिलाफ होगा, तब क्या होगा? तब देश में एक चहल पहल होगी, एक हलचल होगी। चूंकि ये सारी मूलभूत चीजें हैं
और ये संविधान के माध्यम से हमें मिलने वाली थी, लेकिन इसको निजीकरण से रोका जा रहा है। तो इसका हल ये है कि इस देश में संविधानवादी लोग शासक बनाने पड़ेंगे, संविधानवादी सरकारें बनानी पड़ेगी। संविधानवादी सरकार और संविधानवादी शासक हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस देश में ईमानदारी के साथ, समर्पितता की भावना के साथ जो लोग संविधानवाद चला रहे हैं, संवैधानिक संगठन चला रहे हैं और संविधान के लिए आंदोलन चला रहे हैं, BS4 के माध्यम से देश भर में एक बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं, उन लोगों को ही इस देश की सरकार में आना चाहिए और उनको लाना चाहिए। जब तक देश में संविधानवाद का गलबा नहीं होगा, देश में संविधानवाद का वर्चस्व नहीं होगा, तब तक देश में संविधानवादी सरकार नहीं बनेगी। संविधान वो चीज है कि इस देश के सभी लोगों को, जो हमारी बात से सहमत हो या न हो, हमारी विचारधारा से सहमत हो या न हो, लेकिन वो कभी भी ऑफिशियली संविधान को नकार नहीं सकते, क्योंकि हम ये मजबूती के साथ मानते हैं कि जो संविधानवादी है वही सही मायने में राष्ट्रवादी है। वरना जो लोग राष्ट्रवाद का बाजा बजा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका गुप्त एजेंडा है, वो राष्ट्रवाद की बात कर कर देश पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अगर वो राष्ट्रवादी होते तो जो राष्ट्र जिस संविधान से चलाने का हमारे पूर्वजों ने, संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी, उस संविधान को टाक पर रखकर वो शासन नहीं कर सकते। हम उनको राष्ट्रवादी नहीं मानते, हम राष्ट्रवादी उसी को मानेंगे जो संविधानवादी हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू में वो संविधानवादी उसका व्यवहार हो और संविधान के साथ उसका रिश्ता जुड़ा हो, हम उसी को संविधानवादी मानते हैं। और संविधानवादी सरकार बनाने से, संविधानवादी लोगों को शासन और प्रशासन में लाने से ही ये जो हमारी समस्या है उस समस्या का समाधान हो सकता है, ये हम मानते हैं और हम आह्वान करते हैं कि हमें इस देश में आने वाले दिनों में संविधानवादी लोगों की सरकार बनाना है और इसके लिए हमें जितना भी त्याग, कुर्बानी देना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। और हम अगले सेशन की वजह से हमारी इस स्पीच को यहीं ही ख़त्म करते हैं और आपसे एक नारा लगवाते हैं। हम बोलेंगे, मूल निवासियों का नारा है, आपको बोलना है, भारत सिर्फ हमारा है। मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासी एकता। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद हनीफ हंसलोत सर जी, आपने बहुत ही क्रांतिकारी और ओजपूर्ण भाषण दिया हमारे संगठन को विस्तार करने के लिए। साथियों, अब हम अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला सेशन पहचान एवं सम्मान सत्र शुरू होगा और जिसका विषय होगा जातिगत जनगणना एवं मूल निवासी पहचान। साथियों,